हेलो नितेश बेटा, हम पहुंचने वाले हैं। ट्रेन आउटर पर खड़ी है। अच्छा पापा, मैं भी निकलता हूं। ऑफिस से बस 10 मिनट में स्टेशन पहुंच जाऊंगा। आप वेटिंग रूम में बैठ जाइएगा, कहकर नितेश ने फ़ोन काट दिया। उधर ट्रेन में बैठे रमाकांत जी और उनकी पत्नी शांति ने भी बड़े उत्साह से अपना बैग अटैची संभाल ली, क्योंकि दिल्ली का स्टेशन आने ही वाला था। गाड़ी रेंगने लगी थी। शांति ने बहुत गदगद होते हुए कहा, पता ही नहीं चला कि 5 साल कैसे बीत गए। लड्डू भी तो अब बोलने लगा है। रमाकांत जी भी मुस्कुराकर बोले, हाँ, अगर उसने फ़ोन पर नहीं कहा होता कि दादाजी 5 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप आओगे ना, तो मैं नहीं आता। 5 साल में एक बार भी नहीं बुलाया नितेश और अंजलि ने। ओह, ओ आप भी तो हर समय झुंझलाते ही रहते हैं। अरे बच्चे अपने काम में बिजी थे, वो काम करते हैं कि हमारी देखभाल करते। दोनों को ऑफिस जाना होता है, खाली घर में क्या करते हम। ठीक है, अब बुला लिया ना, शांति ने समझाते हुए कहा। अच्छा सुनिए, उनके फंक्शन में कुछ भी हो, ज़्यादा टेंशन मत लेना। शहर का सिस्टम अलग होता है, मैं जानता हूँ। चलो, प्लेटफार्म आ गया, रमाकांत जी ने कहा और अपनी अटैची ट्रेन के डिब्बे में की गैलरी में घिसते हुए गेट की ओर चल दिए। पीछे पीछे बैग और पानी की बोतल संभाले शांति भी चल रही थी। 5 साल पहले दिल्ली में जॉब कर रहे नितेश ने अंजलि से दिल्ली में ही गुपचुप शादी कर ली थी। रमाकांत जी और शांति को जब पता चला तो वे बहुत नाराज़ हुए। अब 5 साल बाद जब नितेश का बेटा लड्डू 3 साल का हो गया तो उसके जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी का आयोजन दिल्ली के एक बड़े होटल में किया जा रहा है। नितेश और अंजलि ने तो उन्हें बुलाने की मात्र औपचारिकता ही निभाई थी, लेकिन सिर्फ अपने पोते की जिद के कारण ही रमाकांत जी और शांति ने पार्टी में दिल्ली आने का मन बनाया। रमाकांत जी ने मना नहीं कर सके। जब 3 साल के लड्डू ने अपनी बेहद प्यारी और मासूम आवाज़ में दादा दादी को इनवाइट किया, तब सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों ने लड्डू के जन्मदिन वाले दिन दिल्ली जाने का रिजर्वेशन करवा लिया और आज वो दिल्ली पहुंच गए। रमाकांत जी ने शांति को हाथ पकड़कर प्लेटफार्म पर उतारा और नितेश को फ़ोन करने लगे। बेटा, हम प्लेटफार्म पर आ चुके हैं, तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? ओ पापा, बस आधा घंटा लगेगा। आप वेटिंग रूम में बैठिए, चाय पीजिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ, नितेश ने उत्तर दिया। तुम अभी तक ऑफिस से निकले ही नहीं हो। तुम तो कह रही थी कि 10 मिनट में। रमाकांत जी को झुंझलाहट आ रही थी। अरे पापा, एक इम्पोर्टेंट फाइल साइन करनी थी, बस निकल ही रहा हूँ 20-25 मिनट में, कहकर नितेश ने फ़ोन काट दिया। रमाकांत जी बड़बड़ाते हुए वेटिंग रूम की ओर चलने लगे। अभी तक जनाब ऑफिस से निकले ही नहीं हैं, अभी आधा घंटा लगेगा, पहुँचेंगे करीब 1 घंटे में। ऑफिस यहाँ रखा है क्या? हद है। ओह, आप क्यों बड़बड़ा रहे हो? आ जाएगा, काम कर रहा है, घूम तो नहीं रहा, शांति ने कहा। तुम्हारी इसी आदत से मुझे चिढ़ है, हमेशा नितेश का पक्ष लेती रहती हो। अरे, जब उसे मालूम था कि हम आज आ रहे हैं तो क्या गाड़ी नहीं भेज सकता था स्टेशन? और फिर जब पार्टी आज है तो फिर एक दिन की छुट्टी भी ली जा सकती थी। रमाकांत जी बोले, छुट्टी की क्या ज़रूरत है? पार्टी होटल में है, सब कुछ तैयार करना तो होटल वालों का काम होता है, हमें क्या, हम तो पैसे लेकर पहुंच जाएं बस, शांति जी ने शांति से पुल पर चढ़ते हुए कहा। बस माँ बाप रिश्तेदार सबको चूल्हे में झोंको। और रमाकांत जी झुंझलाने लगे। अच्छा, अब बस करो, किधर जाना है? शांति जी ने बात काटी। इधर चलो, प्लेटफार्म इधर है, वेटिंग रूम भी इधर ही है। रमाकांत जी सूटकेस घसीटते हुए बढ़ने लगे। वेटिंग रूम में आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने एक एक कप चाय पी। लगभग आधा घंटा बीतने के बाद रमाकांत जी ने फिर नितेश को फ़ोन किया। हेलो, कहाँ हो? बस पापा, अभी पहुँचा, ऑफिस से निकल चुका हूँ, ज़रा होटल में कुछ एडवांस देकर स्टेशन पहुँच रहा हूँ, नितेश ने जवाब दिया। फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए रमाकांत जी को खामोश देखकर शांति ने कहा,
क्या हुआ? अभी होटल जा रहा है एडवांस देने, उसके बाद यहाँ आएगा, रमाकांत जी ने बिस्किट मुंह में डालते हुए कहा। चलो ठीक है, आ जाएगा। वैसे अभी 11:30 ही तो हुआ है, पूरा दिन पड़ा है। पार्टी तो शाम 7 बजे से है, शांति ने कहा। लगभग 1 बज चुका था। दोनों बैठे बैठे ऊँघने लगे थे कि रमाकांत जी ने फिर नितेश को फ़ोन किया। बहुत देर तक रिंग बजती रही और कोई उत्तर न मिला। 2-3 बार फ़ोन करने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो रमाकांत जी झुंझलाते हुए बोले, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। तब शांति ने रमाकांत जी को समझाया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? ट्रैफिक में फंसा होगा, गाड़ी चलाए कि फ़ोन उठाए? आधे घंटे में आ रहा हूँ बोला था और 1.5 घंटा हो चुका है। ये क्या तरीका है? रमाकांत जी के चेहरे पर अभी भी गुस्से के भाव थे। दिल्ली का ट्रैफिक मालूम है, खामखा नाराज़ हो रहे हैं आप। आ जाएगा, शांति ने कहा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। रमाकांत जी ने झट से फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ, कहाँ हो? नितेश ने उत्तर दिया। अरे पापा, सॉरी, मैं जाम में फंसा हूँ, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मैं अंजलि को फ़ोन करता हूँ, वह आपको लेने आ जाएगी। उसका ऑफिस स्टेशन के पास ही है। जब उसका ऑफिस पास है तो पहले नहीं कर सकता था। ठीक है, करो, हम भी बैठे बैठे थक गए हैं, रमाकांत जी ने कहा और फिर शांति के पास आकर बेंच पर बैठ गए। इंतज़ार करते करते 1 घंटा और बीत गया। लगभग 2 बज चुके थे। भूख भी लगने लगी थी और धैर्य भी साथ छोड़ रहा था। झुंझलाते हुए रमाकांत जी ने कहा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ऑफिस पास में है तो भी अभी तक नहीं आ पाई देवी जी। अच्छा बेवकूफ़ बनाया, ये बड़े शहर वाले भी। अरे हमें पता भी तो नहीं बताया नितेश ने अपने घर का, नहीं तो हम खुद ही पहुंच जाते। आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अपना काम एकदम छोड़कर कोई कैसे आ सकता है? आ जाएगी, वैसे भी पहली बार उसे देखेंगे, अब तक केवल फ़ोटो में ही तो देखा है। अच्छा, अब आप कुछ खा लीजिए, कहते हुए शांति ने पूरी, आलू और अचार डिस्पोजेबल प्लेट में लगाया और प्लेट रमाकांत जी के सामने बढ़ा दी। भूख जोरों की लग रही थी, इसलिए सब कुछ भूलकर रमाकांत जी ने पूरी और आलू खाया, पानी पिया और एक एक चाय का ऑर्डर देकर वे इंतज़ार करने लगे। 3 बज चुके थे पर अभी तक कोई नहीं आया था। रमाकांत जी ने फिर फ़ोन किया तो नितेश ने कहा, अरे पापा, मैं तो समझ रहा था कि अंजलि आपको ले आई होगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से जाम से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ। मैं अभी अंजलि से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। रमाकांत जी एकदम शांत होकर बैठ गए। शांति बेंच पर पैर पसार चुकी थी। लगभग 20 मिनट बाद फिर नितेश का फ़ोन आया। हेलो पापा, अंजलि पहुंच रही है, अभी आप इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंचिए। रमाकांत जी ने झटपट शांति को उठाया और अपनी टेची बैग आदि संभालते हुए इंक्वायरी ऑफिस पर पहुंच गए। लगभग आधा घंटा तक खड़े खड़े थकने के बाद पास ही पड़ी बेंच पर बैठ गए और घड़ी देखते हुए बोले, लो 3:30 बज गया और अभी तक हमारी सुध नहीं आई इन लोगों को। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? शांति जी के चेहरे की ओर देखकर रमाकांत जी बोले। पता नहीं क्यों एकदम से पेट और सिर में दर्द होने लगा। शांति ने दर्द के कारण मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अच्छा चलो वेटिंग रूम में चलो, वहीं लेट जाना। अब अंजलि आएगी तो वहीं बुला लूँगा। अरे उसका नंबर तो पूछा ही नहीं नितेश से, रमाकांत जी ने कहा और दोनों वेटिंग रूम में लौट आए। शांति को बेंच पर लौटाना चाहा लेकिन तब तक अन्य यात्री आकर बैठ चुके थे। केवल बैठने का स्थान खाली बचा था, जिस पर शांति बैठ गई। रमाकांत जी ने अंजलि का फ़ोन नंबर पूछने के लिए नितेश को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल बताता रहा। थक कर वह भी एक कोने में बैठ गए। शाम के 4:30 बज चुके थे। शांति के चेहरे से पता चल रहा था कि उनकी तकलीफ़ बढ़ रही है। अब रमाकांत जी परेशान हो रहे थे। एक बार फिर नितेश को फ़ोन मिलाया। हेलो बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हैं? एक महिला स्वर ने फ़ोन पर प्रश्न पूछा।
बेटा मैं नितेश का पापा बोल रहा हूँ। तुम अंजलि हो ना? यस मैं अंजलि बोल रही हूँ, पर मैं आपको नहीं जानती। और ये नितेश कौन है? सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन कट हो गया। रमाकांत जी हैरान व परेशान थे। अभी थोड़ी देर पहले तक तो नितेश के नंबर पर उससे बात हो रही थी, अब अचानक ये रॉन्ग नंबर कैसे हो गया? उनके चेहरे पर उदासी और परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। शांति भी अब तक कहराने की स्थिति में आ चुकी थी। उन्हें धैर्य बनाकर कुछ दवाइयाँ लेने वह स्टेशन के बाहर निकल आए। यहाँ वहाँ देखा, कोई मेडिकल स्टोर नज़र नहीं आया। आने जाने वालों से पूछते हुए थोड़ी दूरी पर एक मेडिकल स्टोर तक पहुँचे, लेकिन उसने ऐसी कोई भी दवा देने से मना कर दिया और पहले डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। रमाकांत जी दुखी हो रहे थे। इधर उधर देखकर सड़क पार करके स्टेशन की ओर बढ़ गए और जेब से फ़ोन निकालकर फिर से नितेश को फ़ोन किया। हेलो नितेश बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ रही है, तुम कहाँ हो? उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सॉरी रॉन्ग नंबर सुनकर वह चुप हो गए। रुआसा सा चेहरा लिए हुए स्टेशन पर वेटिंग रूम में लौट आए। शांति अभी तक कहरा रही थी। रमाकांत जी को देखकर पूछने लगी, कितनी देर में आएगा नितेश? रमाकांत जी ने कुछ नहीं कहा, बस प्रश्न किया, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ में सर हिलाने के बाद शांति ने फिर पूछा, कितनी देर में? चलो बाहर किसी डॉक्टर को दिखा दूँ, पता नहीं क्या हो गया। अचानक शांति की बात काटते हुए रमाकांत जी उन्हें उठाने लगे। अरे नितेश कब आएगा? आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? नितेश को आने दीजिए, वही दिखा देगा, शांति ने कहा। रमाकांत जी ने शांति से बिना नजरें मिलाए कहा, पता नहीं कब आएगा और तुम कब तक दर्द सहती रहोगी। चलो बाहर चलो, कोई ना कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। शांति चलने को खड़ी हुई, पर लड़खड़ाकर फिर बैठ गई। नहीं चला जा रहा है, लगता है पैरों में जान ही नहीं रही। अरे हिम्मत तो करो, मैं पकड़ लेता हूँ। रमाकांत जी ने कहा, नहीं रहने दो, मुझे लिटा लो बस। शांति ने आंखें बंद कर ली और बेंच पर ही लुढ़कने लगी। रमाकांत जी बहुत विचलित हो गए। जैसे तैसे शांति को लिटाकर फिर फ़ोन निकाला और न चाहते हुए भी नंबर मिलाया, लेकिन नोट वही सुनते रहे। लाचार मजबूर रमाकांत जी की आंखें शांति के दर्द में डूबे चेहरे पर पड़ी, आते ही भर आई। उनकी इस हालत को वेटिंग रूम का सहायक बहुत देर से देख रहा था। वे रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ही रहे थे कि वह इनके पास आकर बोला, क्या हुआ अंकल, कोई परेशानी? रमाकांत जी ने गीली आंखें लिए भर्राए गले से सारा हाल कह सुनाया। सहायक बोला, अरे अंकल आप किस चक्कर में पड़े हैं? आपका बेटा और बहू कोई आपको लेने आने वाले नहीं हैं। अगर आना होता तो अब तक आ चुके होते। मैंने देखा आप लोग कई घंटों से उनका इंतज़ार कर रहे। अब आप मेरी सलाह मानो, पहले आंटी को डॉक्टर को दिखाओ, फिर गाड़ी में बैठकर वापस घर चले जाओ। ये शहर जितने बड़े होते हैं, यहाँ के लोगों के दिल उतने ही छोटे होते हैं। रुकिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर सहायक चला गया। रमाकांत जी उसकी बातों को याद करके सोचते हुए शांति के चेहरे को देखते रहे। लगभग 10 मिनट बाद वह सहायक डॉक्टर को साथ लेकर लौटा। डॉक्टर ने चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर रमाकांत जी को पर्चा पकड़ा दिया। रमाकांत जी ने डॉक्टर से फीस पूछी, लेकिन डॉक्टर ने ये कहकर मना कर दिया कि आप मेरे माता पिता की तरह ही हैं। आपसे कैसी फीस? आप जल्दी मेरे साथ चलकर दवाइयाँ ले लीजिए, मेरा मेडिकल स्टोर भी यहीं पास में है। रमाकांत जी डॉक्टर के पीछे जाने को उठे, तभी सहायक ने कहा, अंकल आप आंटी के पास बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। डॉक्टर और सहायक को जाता हुआ देखकर रमाकांत जी को आश्चर्य हो रहा था कि इस शहर में जहाँ अपने भी बेगाने जैसे हो गए हैं, ये बेगाने लोग मेरी मदद कर रहे हैं। रमाकांत जी शांति के पास बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद सहायक और उसने दवाइयाँ रमाकांत जी को दे दी। रमाकांत जी ने शांति को उठाया और दवाइयाँ दी। सहायक अभी तक पास में खड़ा था। उसने रमाकांत जी से कहा, अंकल
आप बरेली से आए हैं ना? हाँ, आज सुबह ही तो। रमाकांत जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए कि सहायक ने कहा, जी मैंने देखा था अंकल, वही गाड़ी अभी 1 घंटे बाद इसी प्लेटफार्म से वापस जाएगी। यदि आप मेरी सलाह माने तो वापस चले जाइए। आपको लेने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी 4 दिन पहले आपकी ही तरह एक अंकल आंटी पंजाब से आए थे। इसी वेटिंग रूम में 2 दिनों तक अपने बेटे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आया और अंत में उन्हें भी वापस जाना पड़ा। वैसे यदि आप चाहें तो मुझे अपने बेटे का पता बता दीजिए, मैं आपको बेटे के पास पहुंचा। वह बात पूरी नहीं कर पाया था कि रमाकांत जी ने जेब से 500 के 2 नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, दवाई के पैसे ले लेना और हम दोनों का वापसी का टिकट भी ले आना। नोट लेकर सहायक चला गया। शांति को दवाई से आराम मिलने लगा था। बरेली की ओर वापस जाने वाली ट्रेन भी प्लेटफार्म पर लग रही थी। टिकट लाकर और ट्रेन में आराम से बैठाकर सहायक ने कुछ बिस्किट, नमकीन, जूस के पैकेट और फल शांति को दिए और उनके पास बैठकर अपने परिवार की बातें करने लगा। गाड़ी का सिग्नल हो चुका था। सहायक ने दोनों को उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी और उनके पैर छूकर वहां से चला गया। गाड़ी भी प्लेटफार्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी कि तभी फ़ोन की घंटी सुनकर रमाकांत जी ने फ़ोन उठाया। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? नितेश फ़ोन पर पूछ रहा था। सॉरी, रॉन्ग नंबर कहकर रमाकांत जी ने फ़ोन बंद कर दिया और खिड़की से बाहर तेज़ी से पास होते हुए स्टेशन को देखने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।